नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे दमदार डिबेट शो लेकर हाजिर है आपके सामने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में एक एक करके मुद्दे भी सामने आते जा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अभी तलाश ही रही है, तो एनडीए में सीटें बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और बड़े आंदोलन की नींव रखी जा रही है। अवध की धरती से उठी कंसा पासी के किले की चिंगारी पूरे यूपी में सियासी बारूद बनने वाली है। लखनऊ का मलिहाबाद इस वक्त देश की राजनीति का सबसे नया और सबसे ज्यादा सुलगता हुआ अखाड़ा बन चुका है। लाखन आर्मी के प्रमुख सूरज पासी ने हाथ में संकल्प लेकर हरदोई से एक ऐसी ओंकार भरी है जिससे लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी है। आज दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जानेंगे कंसा के किले की कहानी, जानेंगे इस किले के विवाद को, जानेंगे उस राजा की कहानी जिसने इस किले को बनवाया। पासी समाज इस किले को लेकर, इस जगह को लेकर, इस मंदिर को लेकर सड़क पर। लाखन आर्मी के सूरज पासी की अगुवाई में हरदोई से पदयात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा का लक्ष्य शिव मंदिर को वापस पाना बताया जा रहा है। यह यात्रा यूपी के एक दो नहीं बल्कि पूरे 31 जिलों में जा रही है। मांग सीधी है, कंसा पासी के किले में बना प्राचीन शिव मंदिर हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत होते ही तुष्टीकरण की राजनीति का पुराना जिन दोबारा बोतल से बाहर आ गया। कूद पड़े एआईएमआईएम के नेता ताहिर सिद्दीकी ने इस यात्रा पर सीधा जहर उगल दिया। उनका आरोप है कि यह 2027 के विधानसभा चुनाव को देखकर समाज में दंगा भड़काने की साजिश है। मुस्लिम धर्मगुरु तो इसे आडवाणी की रथ यात्रा से जोड़कर डर का माहौल बनाने की बात भी कहने लग गए। सुनिए क्या कहना है इनका। मस्जिद और दरगाहें टारगेट की जा रही है, बताइए ये सिर्फ क्यों हो रहा है? एक बाबरी मस्जिद का फैसला आया और बैरिस्टर साहब ने कहा था कि अगर इस मस्जिद के फैसले पर आप असहमति नहीं दर्ज करोगे तो आने वाले वक्त में तमाम बाबरी मस्जिद बना दी जाएंगी। वो दूर अंदेशी की बात कर रहे थे, तो बैरिस्टर साहब को लोगों ने कहा ये फितना फैला रहे हैं। लेकिन आप आज बताइए, मध्य प्रदेश में एक मस्जिद है, उसको भोजशाला घोषित कर दिया है, 700 साल पुरानी। और अभी निजाम भाई ने जैसे बताया, कसमंडी में किले बने हुए, बड़ी कसमंडी आपके पड़ोस में है और वहां नमाज होती है। अब कह रहे हैं राजा कंसा पासी का ये किला था। ये लोग जो है सो के जाग रहे हैं और सरकार जो है इनके साथ है। ये जिसके चाहते हैं उसके साथ जुल्म करते, जिस दाढ़ी और टोपी को चाहते हैं नोच लेते, जिस मस्जिद पे चाहते हैं बताते हैं ये कि फलाना मंदिर थी, जिस दरगाह को बताते हैं कि यहां पर जो है शनि देवता का वास हो रहा था। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतने सारे आपके भगवान मौजूद हैं जिसको आप कहते हो, तो इनको दरगाह मस्जिद ही क्यों पसंद है? देवी देवताओं को दरगाह और मस्जिद क्यों पसंद है? ताहिर सिद्दीकी पूछ रहे हैं एमआईएम के नेता। लेकिन वो ये नहीं बताना चाहते कि मुगल शासकों को मंदिर ही पसंद क्यों थे और इन्हीं मंदिरों पर मस्जिद बनाना ही क्यों था। खैर, ये बात किसी और दिन करेंगे, लेकिन फिलहाल इस बात को आगे बढ़ाते, यानी इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। अब ताहिर सिद्दीकी के बयान पर लाखन आर्मी के अध्यक्ष सूरज पासी ने पलटवार किया। पार्टी के मौलाना राजपासी राजा कंस के किले को मस्जिद और मकबरा बता रहे हैं। कह रहे हैं जैसे बाबरी को शहीद करने के लिए यात्रा निकाली गई थी, वैसे पासी समाज की यात्रा निकाल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देगा। आप समझ लीजिए कि जहाँ पे हिंदू लाल के चिन्ह, कलश के चिन्ह, त्रिशूल के चिन्ह और हमारे पुराने किले पर जो धार्मिक स्थान हुआ करते थे, इस आयम या वैसी के मौलाओं ने क्या बता दिया कि हम मस्जिद बनाए। साल भर पहले से नमाज पढ़ना चालू की है और इन लोगों ने उसको मस्जिद मकबरा बता दिया। मैं उन मौलानाओं को बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अवैसी सुन ले, ये हैदराबाद नहीं है। अवैसी सुन ले, ये हैदराबाद नहीं है और उसके मौलाना भी सुने कि हैदराबाद नहीं है,
विदेशी आक्रांताओं को अपना बजट बताने वाले लोगों को भारत में रोकने की जगह कम पड़ जाएगी और भागने की जगह पर कम पड़ जाएगी। मैं बता देना चाहता हूँ, जो कहने में रहेगा वही फायदे में रहेगा। जो हमारी पूर्वजों की विरासत हम लेके रहेंगे, लेंगे। वहीं हिंदू धर्मगुरु प्रकाशानंद जी महाराज ने कहा कि अब तो हमारे मंदिरों को वापस कर देना चाहिए मुसलमानों को। प्रमाण दे ही दिया कि कंसा जो है किला था, तो मुसलमानों को क्या दिक्कत है, एआईएम को क्या दिक्कत है? गंगा जमुनी तहजीब निभाएं और हमारा जो है हिंदुओं को सौंपें। एक नहीं 42,000 मस्जिद की लिस्ट हमारे पास है, जो मंदिरों को तोड़ करके मुगल और आजम बाबर जब आए उनको बनाया गया। तो क्या दिक्कत है? खाली हिंदू ही गंगा जमुनी तहजीब निभाएंगे क्या? तो वो लोग सब वापस करें। एआईएमआईएम के नेता और मुस्लिम धर्मगुरु इस आंदोलन को भले ही चुनावी स्टंट बता रहे हो, लेकिन इसे चुनावी स्टंट बताकर क्या देश के गौरव गाथा वाले इतिहास को बदला जा सकता है? यह इस देश की मिट्टी के उस शौर्य का वो इतिहास है जिसे सदियों तक सेक्युलरिज्म की चादर में दबा कर रखा गया। आइए अब जानते हैं उस महान प्रतापी राजा की गाथा को जिसके नाम से विदेशी आक्रांताओं की रूह तक कांप जाती थी। तो कौन थे महाराजा कंस राजपासी? अंग्रेजी गजेटियर और स्थानिक ऐतिहासिक विवरणों के आधार पर दावा किया जाता है कि 11वीं शताब्दी के एक वीर और शक्तिशाली राजपासी शासक थे महाराजा कंस। 980 से साल 1031 के बीच माना जाता है महाराजा कंस का शासन। अवध के क्षेत्र में मलिहाबाद, काकोरी, उन्नाव और हरदोई तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। ऐतिहासिक पुराणों में यह भी दावा है कि महाराजा कंस का पराक्रमी योद्धा के तौर पर वर्णन है। लखनऊ गजेटियर में भी अवध क्षेत्र में महाराजा कंस के शासन का जिक्र है। महाराजा कंस ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से जमकर लोहा लिया। दिल्ली से अवध की ओर बढ़ते हुए सालार मसूद गाजी का कंस ने मुकाबला किया। कांसमंडी और महाराजा कंस और सालार मसूद की सेना में जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। सालार मसूद के दो सेनापति सैयद हातिम और खातिम को महाराजा कंस ने मौत के घाट उतार दिया था। 1031 में खतौली के युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए महाराजा कंस ने सर्वोच्च बलिदान दिया। अवध क्षेत्र में राजपासी समाज के कई प्रतापी राजाओं का शासन रहा। महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी और महाराजा सातन पासी इनमें प्रमुख हैं। और अब पासी समाज का दावा है कि वर्तमान में जिसे मस्जिद और कब्रिस्तान बताया जा रहा है, असल में वो 11वीं सदी के राजा कंस का किला है और उसी किले में मंदिर भी। उनका कहना है कि इस ऐतिहासिक विरासत को गलत तरीके से दबाया जा रहा है, बदला जा रहा है। और अपनी बात को पुख्ता करने के लिए समाज ने पुराने गजेटियर का हवाला भी दिया है, जिसके मुताबिक राजा कंस ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के दो सेनापतियों को इसी इलाके में मार गिराया था। अब इस कसमंडी का विवाद क्या है, कसमंडी किले का, यह भी जान लीजिए। पासी समाज का दावा है कसमंडी के किले पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। किले के अंदर बने शिव मंदिर पर भी कब्जे का दावा किया गया है। किले के अंदर कई नई कब्रें बना दी गई हैं। किले के बाहर उर्दू में शिलापट लगा दिए गए। हर शुक्रवार को किले में नमाज होती है। पासी समाज ने किले पर कब्जे के लिए आंदोलन छेड़ दिया है। इस साल बकरीद पर तनाव बढ़ गया था। हिंदू पक्ष ने किले में सुंदरकांड के पाठ का ऐलान कर दिया था। प्रशासन ने नमाज और सुंदरकांड दोनों पर रोक लगा दी। 2027 चुनाव से पहले उठा किला विवाद अब समाजवादी पार्टी के लिए भी दिक्कत की बात बन चुकी है। कैसे? हालात यह है कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव की हालत यह है कि ना वो निगल पा रहे ना उगल पा रहे। पासी समाज का साथ छोड़े तो मुसलमान खुश और मुसलमान का साथ छोड़े तो फिर पासी समाज की तरफ जाएं। लेकिन अगर ये इन दोनों के बीच डिवीजन करें तो फिर पीडीए का फॉर्मूला बिगड़ेगा। कैसे ये पूरा मुद्दा 2027 के चुनाव के पहले बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए, कंसा किला विवाद ने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी। मुस्लिम और पासी दोनों अखिलेश के पीडीए का हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और पासी का खुला समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला था। मुसलमानों का पक्ष लेने से पासी समाज नाराज होगा, पासी का पक्ष लेने से मुसलमानों में नाराजगी बढ़ जाएगी। किला विवाद बीजेपी के लिए अवसर बन सकता है। बीजेपी को मुसलमानों का समर्थन मिलने की गुंजाइश कम है, लेकिन पासी समाज का किला आंदोलन बीजेपी को फेवर कर सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव इस पर खुलकर कुछ कह नहीं रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इस आंदोलन को एआईएमआईएम के नेता बाबरी मस्जिद से क्यों जोड़ रहे हैं? यह तो सीधा सीधा भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हुआ
और सवाल यह भी कि कंसा किले का विवाद 2027 के विधानसभा चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, नफीस अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजीव पासवान अध्यक्ष यूपी एलजेपी-आर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। सबसे पहले मैं फाजिल अहमद साहब से जानना चाहूंगा इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं मौजूदा दौर में, मौजूदा सियासत के दौर में, और इसमें समाजवादी पार्टी, बीजेपी और एमआईएम की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी प्रकाशानंद का बयान सुनाया आप, कितना हजार मंदिर का नाम ले रहे थे। 83,000 मंदिरों की लिस्ट है हम लोग के पास, इतिहास में भी है, जो बौद्ध मठों को तोड़ करके और भारत में मंदिर बनाया गया। 83,000 बौद्ध स्तूपा तोड़ करके मंदिर बना दिया गया, हिंदू मंदिर बना दिया गया। और यह देश 10,000 मतलब ईस्वी जो 10वीं शताब्दी की आप बात कर रहे हैं, उस समय तो सब बौद्ध राजाओं का इतिहास मिलता है, कोई हिंदू राजा का इतिहास ही नहीं उसमें। और पासी को कब राजा बना देगा हिंदू समाज? सनातन में तो पासी को शूद्र कहते हैं, उसका छुआ पानी नहीं पीते, उसको मंदिर बनाने देंगे और मंदिर में जाने देंगे उसको? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है। इस समय हिंदू मुसलमान देश में सोना बिक रहा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इतना 3 जहाज मार के गिरा दिया अमेरिका ने हमारे। उन सब चीजों पर बात नहीं, छिपाने के लिए, उन सब बातों को छिपाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं। जहां कोई मंदिर का अस्तित्व नहीं, कहीं मस्जिद का अस्तित्व नहीं। अरे धर्म स्थल जहां होता है, जिसकी जो होती है, किसी का कुछ इतिहास मिलता है? 83,000 बौद्ध स्तूपा कहाँ गया देश से, जो सम्राट अशोक ने बनाया था? सारा तोड़ के बुद्धों को खत्म, तलवार से काट देते थे गर्दन बुद्धों की। अरे तो वो बौद्ध धर्म को चिंता करने दीजिए ना उसके जिले में। फाजिल साहब, आपकी क्या दिक्कत है? बौद्ध धर्म को चिंता करने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जहां जो लोग परेशान हो रहे हैं उसका जवाब दीजिए आप। बौद्ध धर्म तो क्लेम नहीं कर रहा ना, बौद्ध धर्म क्लेम करेगा उसके बाद हिंदू समाज समझेगा। आप बता के हमारे देश के महात्मा है बौद्ध, उनको बिल्कुल है, मैं बिल्कुल है, लेकिन आप इतने चिंतित क्यों हैं? मुगलों ने जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया, उस पर आपकी क्या राय, ये बता दीजिए बस। आप बौद्धों की चिंता छोड़ दीजिए। ना क्यों छोड़ दें? आप ही चिंता करेंगे खाली? हमको हक नहीं, इस देश का संविधान हमको भी हक देता है चिंता करने का। खाली बौद्धों की चिंता करेंगे? देश में सुनिए विवेक जी, पूरे देश के मंदिर मस्जिद की खुदाई करवा दीजिए, जो बुद्ध का निकले उसको बुद्ध को दे दीजिए। अरे आपत्ति आएगी तब तो करवा दे, ऐसे ही बुलडोजर लेके कोई निकल जाएगा क्या? कहीं से कोई आपत्ति तो आने दीजिए। कोई कुछ कह नहीं रहा, आप ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, फाजिल भाई दीवाना बने फिर रहे हैं। अरे कोई क्लेम करेगा तब तो पूछेंगे ना, ऐसे कैसे पूछ दें? हमारे देश के बुद्ध है, पूरी दुनिया में फैल गए, सनातन धर्म क्यों नहीं फैल पाया? क्यों सिकुड़ के रह गया सिर्फ उत्तर प्रदेश में? क्यों फैल नहीं पाया सनातन धर्म? ऐसी कौन सी उत्तर प्रदेश में? छूआछूत, अरे भाई साहब, अस्पृश्यता, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, अमीरी गरीबी, ये सारी जो दिक्कतें हैं, इसकी वजह से सनातन धर्म सिकुड़ता जा रहा है। मुसलमानों में तो कोई भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच है ही नहीं। देखिए, अगर डिबेट के टॉपिक को डाइवर्ट करना हो तो मैं फाजिल भाई से सवाल पूछ लो। वो बौद्ध पे चले जाएंगे, ऊंच नीच पे चले जाएंगे, जात पात पे चले जाएंगे। अरे भाई, जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, उसको लेकर जो आरोप है, उसका क्या जवाब है आपके पास? हमारे देश के बुद्ध हैं, पूरी दुनिया में उनको सम्मान मिल रहा है, तो हमको खुशी है उस बात की। हमको तो खुशी है उस बात की, बुद्ध के देश में हम लोग रह रहे हैं। और बुद्ध जो है, जहां करुणा की बात करते हैं, जो दया की बात करते हैं, जो परोपकार की बात करते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं, जो विज्ञान की बात करते हैं, हमें तो खुशी है कि हम बुद्ध के देश में रहते हैं। हमें खुशी है इस बात की। अच्छा, बोलिए बुद्ध भगवान ऐसे देश में रहना नहीं चाहते जहां ऊंच नीच हो, जहां छुआछूत हो, जहां अमीर गरीब हो, जहां दलितों का उत्पीड़न किया जाता हो, जहां यादव जी की चुटिया काट के। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। आज के विज्ञान के युग में जहां दुनिया फाजिल भाई बोलिए बुद्ध भगवान की जय। मूत्र विसर्जन किया जा रहा है। ठीक है, अरे भाई बोलिए ना बुद्ध भगवान की जय। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। क्या बोले? बुद्ध भगवान की जय बोल दीजिए इसी बात पे एक बार। हम कह रहे हैं कि यादव जी की चुटिया काट के मूत्र विसर्जन नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। अरे भाई साहब, ठीक है, चलिए, आप नहीं बोलिएगा, मुझे पता है। अब समाजवादी पार्टी के अशोक यादव जी इस पर क्या कहेंगे? जी हाँ विवेक जी, पूछिए। जी अशोक यादव जी, आपका क्या स्टैंड है? आप पासी समाज के साथ हैं या मुस्लिम समाज के साथ हैं?
देखिए, हम तो आज के डेट में अगर कहा जाए तो हम राम मंदिर में चोरी करने वाले चोरों के खिलाफ हैं। और ये राम मंदिर में जो चोरी कर रहे थे, ये चोरों से दिमाग ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरा मुद्दा भाजपा लेके आई है। अभी तक विवेक जी, वोट चोरी, लोकतंत्र चोरी और छात्रों नौजवानों की परीक्षा चोरी, पीडीए का आरक्षण चोरी होता था, लेकिन अब तो इतने चोर निडर हो गए हैं, ये चोरों का हाथ भगवान राम के खजाने तक पहुंच गया। और ये चोरों की ये स्थिति, और ये भाजपा सरकार में, और ट्रस्ट के जो पूर्व जो हमारे लेखाधिकारी महिपाल सिंह का इंटरव्यू पूरे मीडिया में वायरल हो रहा है। मलिहाबाद के किले को लेकर आपका क्या स्टैंड है भाई साहब? नहीं, देखिए, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो सब चीजों के लिए जिम्मेदार संस्था है, एएसआई उसके लिए जिम्मेदार संस्थान है, वो उस पर डिसाइड करेगी क्या है जो है क्या नहीं है। तो उसको हम थोड़े डिसाइड करेंगे, या आप थोड़े डिसाइड करेंगे, या रत्नाकर भाई थोड़े डिसाइड करेंगे। वो जिसका विभाग का मामला है वो विभाग डिसाइड करेगा। वहां से नहीं डिसीजन होगा तो फिर न्यायपालिका हमारे देश में है, उसमें कोई राजनीतिक दल कैसे डिसाइड कर देगा उसका अस्तित्व क्या है क्या नहीं है। तो मतलब राम मंदिर पर जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको आप सही मानते हैं? देखिए, एएसआई की रिपोर्ट हमारे जो देश की जो संस्था है उसको सबको मानना पड़ेगा। एएसआई की रिपोर्ट हमारे जो न्यायपालिका का आदेश, ये तो सबको मानना पड़ेगा ना भाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारे देश का नागरिक अगर तो उसको मानना पड़ेगा, उसमें कहां कोई दो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें भाजपा खोज खोज के लाती है। ये खुदाई क्या है, ये जानते हैं खुदाई? ये सिर्फ ऐसी चीजें खोद के निकालते हैं ताकि जो मूल मुद्दे हैं उनको उसी गड्ढे में दफन कर दिया जाए। इसीलिए भाजपा खुदवाती है सब चीजें जी, मूल मुद्दों को उसी गड्ढे में दफन करने के लिए। जी रत्नाकर जी। देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस देश का हर समाज अपने महापुरुषों से संबंधित ऐतिहासिक जो धरोहर है उसका संरक्षण चाहता है। इसलिए संरक्षण चाहता है क्योंकि वह चाहता है कि जो भी उनके महापुरुषों की शौर्य गाथा है, जो भी इतिहास है, वो उनके नौनिहालों को और आने वाली पीढ़ियों को एक सबक बन सके और उनके बताए हुए रास्ते पे और चिन्हों पे वो चल सके। इसलिए हर समाज अपने महापुरुषों को, जो ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण चाहता है, और पासी समाज भी वही कर रहा है। पासी समाज महाराज कंस पासी, जिन्होंने सलार मसूद गाजी से लोहा लेने का काम किया था, जिनकी शौर्य गाथाएं जो है सब लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को, मुगलों को धूल चटाने का काम किया था, ये सारे लोग जानते हैं। तो अगर पासी समाज चाहता है कि उनके ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण किया जाए तो निश्चित रूप से ये सोचनीय प्रश्न है कि आज क्यों जो विदेशी आक्रांता, जो मसूद गाजी के जो फॉलोअर हैं, वो क्यों हमारे ऐतिहासिक धरोहरों पे अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं? क्यों वो हमारे धरोहरों को जो है गिरा करके उस पे मस्जिद बनाकर, मजार बना करके और अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में और कांग्रेस शासनकाल में ये होता रहा होगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल है। आपको मैं बता दूं कि यही सलार मसूद गाजी का जो मेला लगता था उत्तर प्रदेश में, उस मेले को रोकने का काम, बंद करने का काम जो है हमने किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि विदेशी आक्रांताओं जो हमारे लोगों पे अत्याचार किया, जो हमारे मस्जिदों को, हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को गिराने का काम किया, उसके सम्मान में कोई मेला लगे, हमने तुरंत बंद कराया उस मेला को। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है उसी सलार मसूद गाजी के मेले को जो है संरक्षण देने का काम करती थी, आगे बढ़ाने का काम करती थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं विवेक जी, कि देखिए, जब पासी समाज, चूंकि वहां पे लोकल जो विधायक, जो सांसद है, वो समाजवादी पार्टी से आते हैं। जब पासी समाज जो है, इनका लखन आर्मी जब उनके पास जाता है और कहता है कि हमारे जो अतिक्रमण को हटाने का काम किया जाए और हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको संरक्षित करने का काम किया जाए, और इन लोग जो जबरदस्ती जो उसमें जाके फतवा पढ़ते हैं और जो जाकर के मस्जिद के रूप में वहां पे शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको रोका जाए। लेकिन किस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने वहां पे गोल मोल घुमाने का काम किया, और उन्होंने वहां पे उनका साथ भी नहीं किया, और एक बार भी नाम नहीं लिया कि महाराज कंस पासी का जो है ऐतिहासिक धरोहर है उसको संरक्षित करने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोकल वहां पे सांसद है इसलिए बनती है उनकी।
लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने गोलमोल जवाब देने का काम किया और कह रहे हैं मतलब आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी इस मुद्दे से और पासी समाज से पीछा छुड़ाना चाहती है। नफीस जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं अशोक जी से भी जवाब ले लूंगा। नफीस जी। सर देखिए, सलार मसूद गाजी के बारे में शायद बीजेपी प्रवक्ता को कोई आइडिया नहीं है। सलार मसूद गाजी उस व्यक्ति का नाम है जो पूरा तरीके से गौ रक्षा का काम करता था। उनका शादी का टाइम था, उनको पता चला किसी ने गौ हत्या की। नहीं, किसके रिश्तेदार थे सलार मसूद गाजी? पहले थोड़ा हिस्ट्री पढ़ जाइए सर। आपके बारे में मैंने नहीं बोला सर, प्लीज रुकिए, ऐसे डिबेट होगा क्या? भाई औरंगजेब जो जिसने इस देश को ठीक है रत्नाकर जी, एक बार बात आ जाने दीजिए। उजाड़ने का काम किया, उसके कोई रिश्तेदारी लगती थी सलार? ऐसे तो मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक, मैं ठीक है, मैं एक बार रत्नाकर जी एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए भाई। एमआईएम का स्टार्ट, अरे सुन तो लीजिए एक बार रत्नाकर जी, एक बार सुनते हैं। हाँ बोलिए नफीस जी। ये ऐतिहासिक फैक्ट है कि सालार मसूद गाजी गौवंश हत्या जो लोग करते थे उनको सजा देते। रही बात मंदिर मस्जिद की, तो हम संविधान के लिए बात करेंगे, हिंदू मुसलमान के लिए बात नहीं करेंगे। जो इनका दावा है कि मुगलों ने लगभग 300 साल से ज्यादा राज किया भारत में, तब कभी हिंदू खतरे में था ही नहीं। बीजेपी जब से सरकार में है, हिंदू खतरे में एक भी फैक्ट ऐसा नहीं है कि जहां पर यह बताया गया हो कि मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। राम मंदिर का उदाहरण ले लीजिए। राम मंदिर का जो जजमेंट था 2019 का, सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा राम मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वहां पर 450 साल से मस्जिद थी। आजाद जब देश हुआ तब भी मस्जिद थी, जब देश गुलाम था तब भी नमाज पढ़ी जा रही थी। आस्था के बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के लिए फैसला दिया, मुसलमानों ने स्वागत किया। लेकिन पूरा दुनिया ही जानता है कि 6 दिसंबर 1992 को दुनिया के सामने मस्जिद तोड़ा गया और मंदिर बनाया गया। तो आप ये इल्जाम मुसलमानों पर मत दें। देश के मुद्दे को भटकाने के लिए आप लोग ये सब काम कर रहे हैं। कोई भी मंदिर मस्जिद तोड़कर नहीं बनाएगी, क्योंकि ये इस्लाम के ही खिलाफ है। इस्लाम में मस्जिद बनाने का एक उसूल है, पहले मस्जिद खरीदा जाएगा और उसमें जो पैसा लगेगा वो पूरा पवित्र पैसा होना चाहिए, हलाल पैसा होना चाहिए। शराब का पैसा नहीं, जुआ का पैसा नहीं, हराम पैसा नहीं। तो ये जो बात है ना कि हिंदू कल भी महान था, हिंदू आज भी महान है। जब मुगल राज कर रहे थे तो हिंदू मुगल का सपोर्ट करके राज चला रहे थे। पढ़ा है आपने कभी हिस्ट्री? मुगल राज के जितने दरबारी थे वो कौन थे? सब ब्राह्मण अपर कास्ट के लोग थे। वो अगर मुगलों को सपोर्ट नहीं करते, मुगल कभी भी भारत में राज नहीं कर पाते। आपको कोई फैक्ट ही नहीं मालूम है। पिछले 300-400 साल का आप इतिहास पकड़ेंगे, कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था ही नहीं। और जहां पर आप कह रहे राम मंदिर है, हमारा भारतीय मुसलमान के स्टैंड है कि हमें यह पता लगाना चाहिए कि श्री राम जी एक्चुअली में कहां पैदा हुए। वहां पर आपने मंदिर ही नहीं बनाया, मस्जिद के पास आपने मंदिर बना दिया। तो हमें तो इस बात की पीड़ा है। हमारी मस्जिद चलेगी, आप खुश हैं, हमें से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जगहों पर घुसकर गुंडागर्दी करना, जबरदस्ती कब्जे की बात करना, देश का माहौल खराब करना, ये पाकिस्तान और नफीस जी एक बात बताइए। नफीस विवेक जी मुझे थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं आ रहा हूं, 1 सेकंड में। मैं एक नफीस जी से एक बात पूछना चाह रहा हूं कि आपको मस्जिद बनाने के लिए जो जगह मिली, आपकी पार्टी, आपके नेता ने उस मस्जिद के काम को प्रोग्रेस में डालने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश में उसी जगह पर थोड़ी दूर पर एक मस्जिद बनाने का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसको लेकर आप लोग कितना प्रोएक्टिव हैं? या सिर्फ मस्जिद के नाम पर अपनी सियासत, मस्जिद को नाम, कितनी बार आपके जो वरिष्ठ नेता बैरिस्टर साहब वो उस जगह पर गए, उस जगह का मुआयना किया? कितनी बार सरकार से कहा कि उस जगह पर काम को प्रोग्रेस में लाइए? कितनी बार आप लोगों ने ये मेजर्स लिए? या सिर्फ मस्जिद के नाम पर अपनी सियासी रोटी सेकना, दैट्स इट, और कोई काम नहीं? वो मस्जिद हमें नहीं चाहिए। हमारी मस्जिद राम मंदिर के पास थी, जो आपने ले ली। हमें बदले में कोई जमीन उम्मीद नहीं चाहिए, हमें नीड नहीं है। हमारे पास मस्जिद को कमी नहीं है। भारत के लिए राजीव पासवान जी, हमने एक मस्जिद कुर्बानी भाई मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी नहीं मानते। आप कहते हो वही मस्जिद है और वो मस्जिद आप लोगों ने ले ली, हमको दूसरा मस्जिद नहीं चाहिए। राजीव पासवान जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसके बाद मैं आ रहा हूं रत्नाकर जी आपके पास। पासवान जी। महाराजा कंस पासी जी का किला था। जिस तरह हमारे समाजवादी के गुंडे और कटमुल्लों ने वहां पे जाके कब्जा किया, लोक जनशक्ति पार्टी उसका खुला विरोध करती है। अभी मैं देख रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारी पार्टी विचारों पे चलती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में उठा के देख लीजिए, जो पीडीए की नेता हैं, पीडीए की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर पासियों की हत्या होती है तो समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा, समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा कब्जा किया जाता है हमारे महाराजा कंस पासी जी के किले को। और साथ ही साथ जितनी भी हत्याएं उत्तर प्रदेश में पासी समाज के साथ हो रही हैं, ये समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा की जाती है। अभी आपने देखा था कि जिस तरह कौशाम्बी जनपद में एक ही परिवार के 4 लोगों को ट्रैक्टर से
से समाजवादी के गुंडों ने चढ़ा के उसको हत्या कर दी। हमारे हिमांशु पासी थाफामाऊ प्रयागराज में जिस तरह समाजवादी के गुंडों ने दिन में हमारे कार्यकर्ता को गोली मार के हत्या की, आपने देखा था कि भदोही जनपद में जिस तरह हमारे पासी समाज के जयसलाल सरोज को समाजवादी के गुंडों ने दिन में पेट्रोल जला के खींच दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी निश्चित महाराजा कंस पासी जी का जहां किला था वो किला रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो लोक जनशक्ति पार्टी न्यायालय भी में मजबूती से जाएगी। हम लोग अभी कल गए थे महाराजा कंस पासी पे, लगभग 10,000 पासी समाज के लोग वहां पे गए थे। जिस तरह प्रशासन ने रोका, हमारी पार्टी ने और मेरे द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में दलित चौपाल किया जा रहा है। जन आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप अशोक यादव जी इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी भाजपा के दलाल बन के बैठे हैं यहाँ पर चैनल पर, और इनको तो कम से कम पता होना चाहिए कि हमारे 37 सांसद हैं, जिसमें से दरोगा सरोज, अवधेश प्रसाद सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, प्रिया सरोज जैसे तमाम पासी समाज से सांसद हमारे हैं। इतने सांसद हमारे हैं, बीच में नहीं दलालों से मैं बीच में बात नहीं करता, एक सांसद बोला बीच में मैं बात नहीं करता। आपके जो पासी समाज के, आपके जो समाजवादी के पासी समाज की बात हो जाए तो एक एक करके आप राजीव पासवान जी को दलाल कह रहे हैं, वो भी तो आपके पीडीए के ही कैटेगरी से आते हैं, आप उनका भी सम्मान नहीं करेंगे क्या टीवी पे? देखिए भाजपा जिसको पालती है तो उसी हिसाब से बोलते हैं, उसमें कोई बात नहीं, मैं उनका सम्मान कर रहा हूं। राजीव पासवान आप तो पीडीए का बड़ा सम्मान करते हैं ना, तो आप उनको क्यों नहीं सम्मान दे रहे? मैं सम्मान कर रहा हूं, उनका भी सम्मान कर रहा हूं, सबका सम्मान करता हूं मैं। देखिए ऐसा है विवेक जी कि अभी मैंने कुछ चोरों के नाम बताए आपको, वोट चोर, लोकतंत्र चोर, तमाम चोरों का, परीक्षा चोर, देखिए तमाम चोरों का नाम बताया मैंने। लेकिन आपको याद होगा एक कछुआ का विज्ञापन आता था, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। आपको याद होगा बचपन में हम लोग सुनते थे कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। अब तो उसका स्लोगन बदल गया है, ईवीएम की बटन दबाओ चोरों को भगाओ। अब ये चोर कौन है ये देश की जनता को डिसाइड करना है। अगर देश की जनता को चोरों को भगाना है तो ईवीएम की बटन दबाना है, और चोरों के साथ साथ चोरों के जो सहयोगी हैं दाहिने बाएं से जो उनके लिए फील्डिंग करते हैं सब भाग जाएंगे उस ईवीएम के बटन से। तो अब कछुआ का जमाना नहीं रहा, ईवीएम का जमाना आ गया। आपके 37 सांसद, आपके दर्जनों विधायक इस मुद्दे को लेकर क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस मुद्दे को लेकर? हमारी पार्टी का स्टैंड तो था, हमारे अवधेश प्रसाद जो कि पासी समाज से आते हैं, भगवान राम की नगरी अयोध्या के सांसद हैं, उनके लड़के को भाजपाइयों ने बेईमानी करके हरा दिया उपचुनाव। तो आप चले हैं जो है इतिहास की बात करने। वर्तमान में तो पासी समाज को आप लोग इस तरह से बेईमानी करके हरा दे रहे हो, उनकी नौकरियों पे कब्जा करो, उनके आरक्षण को छीन रहे हो, तो आप इतिहास की बात करोगे। लेकिन वर्तमान में जो पासी समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है पीडीए समाज के गुंडों द्वारा पासी समाज को खुलेआम गोली मारा जा रहा है, पासी समाज को खुलेआम गोली मारा जा रहा है आपके सपा के गुंडों के द्वारा। और आप बात करते, आप महाराजा कंस जीते आइए ना, आप मुझको एक सांसद का नाम बताइए जो समाजवादी का सांसद महाराजा कंस पासी का नाम लिया हो। क्यों नहीं? आपके पासी समाज के सांसद बोले ना, जितने भी सपा के सांसद हैं। अभी भदोही में जयसलाल की हत्या हुई, वहां पे किसने गया? पासी समाज का सांसद। कौशाम्बी जनपद में 4 पासियों की हत्या गए तो वहां पे किसने? पासी समाज का सांसद गया। हिमांशु पासी की हत्या आपके सपा के गुंडों ने गोली मारा तो कौन वहां पे समाज का सांसद? ठीक है, जल्दी से अशोक यादव जी जवाब दीजिए, फिर फाजिल अहमद जी और नफीस जी भी वेट कर रहे हैं और तंगर जी भी वेट कर रहे हैं, जल्दी से। देखिए ऐसा है, हमारे राष्ट्रपति बार बार कहते हैं जिसका दाना उसका गाना। तो मैं इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जिसका दाना उसका गाना। जहां से दाना पा रहे हैं उसका गा रहे हैं। इनके गाने का मैं मतलब बुरा नहीं मानता हूं। इनको दाना इसलिए खिलाया जाता भाजपा के द्वारा ताकि ये गाना गाएं टीवी पे बैठ के। तो गाना गाइए, आपका काम है, यू आर पेड फॉर दैट, यू आर पेड फॉर दैट, यू आर पेड फॉर दैट। तो आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाजिल अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके लिए दिक्कत ये अशोक जी कि आप स्टैंड कैसे क्लियर करेंगे? आप पासी समाज की तरफ जाएंगे, मुसलमान नाराज होगा, मुसलमान की तरफ जाएंगे इस मुद्दे पर तो पासी समाज नाराज होगा। आपका पीडीए वाला फॉर्मूला इसमें जो फंसेगा, जाहिर सी बात है। नहीं, मैंने शुरू में ही कह दिया कि इस तरह की चीजें को निर्धारण करने का काम या तो एसआई करेगा या न्यायपालिका करेगी। यहाँ टीवी पे बैठ के नफीस जी आपको कुछ कह रहे हैं, नफीस जी आपको कुछ कह रहे हैं, नफीस जी कुछ कह रहे हैं। हाँ सर देखिए, इस देश में मुस्लिम समाज उसी का साथ देगा जो संविधान के साथ खड़ा होगा। पर्सनली आप हमारा सपोर्ट करेंगे ये जरूरी नहीं है। संविधान बचेगा तो हमारी जमीन, हमारा मस्जिद, हमारा मदरसा सब अपने से बच जाएगा। ये लड़ाई संविधान की। और ये लोग मुद्दा जो भटकाने की बात करें, एलजेपी नेता रो रहे हैं कि हमारे नेता को मारा जा रहा है। भाई आपके समर्थन से बीजेपी की सरकार है,
अगर बीजेपी सरकार नहीं चला पा रही, गुंडों पर नहीं लगाम दे पा रही, तो आप क्यों सपोर्ट करें बीजेपी को? आप अपना सपोर्ट वापस ले लीजिए। आप टेलीविजन पर बैठकर संविधान बीजेपी को कहता है कि बुराई कर रहे सपा हैं। के गुंडे गोली मारेंगे। नहीं, संविधान कहता है कि सपा के गुंडे गोली मारेंगे ये खुलेआम। गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है। संविधान के हिसाब से जज फैसला करेगा कौन क्रिमिनल है और कौन निर्दोष है। आप टीवी में बैठकर फैसला नहीं करेंगे, ना पुलिस फैसला करेगी। अगर आपको दिक्कत है तो आप या तो बीजेपी से अपना सपोर्ट वापस ले लीजिए। अगर फिर भी आपको संविधान नहीं मिला तो देश छोड़ के वापस चले जाइए। इस देश में रहना है तो संविधान के तरीके से चलना होगा। गुंडागर्दी से ये देश ना कभी चला ना कभी चल सकेगा। तो इस देश में रहना है तो संविधान आप तो संविधान के कई फैसलों को नहीं मानते नफीस जी। चलना पड़ेगा। आपकी पार्टी संविधान के तहत जो न्यायालय का हमारे देश में ढांचा, उसके कई फैसलों को नहीं मानती। आप 370 का फैसला नहीं मानते, आप 3 तलाक का फैसला नहीं मानते, आप राम मंदिर का फैसला नहीं मानते, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का फैसला नहीं मानते, आप कई ऐसी चीजें जिसका विरोध करते हैं। फिर आप कहते हैं भाई संविधान से देश चलेगा, फिर अचानक से आप विरोध करने लग जाते हैं। देश में सर, इस देश में संविधान सर्वोपरि है। ठीक बात है। इस देश के 140 करोड़ लोग ना पीएम के गुलाम है ना कोर्ट के गुलाम है। कोर्ट को भी संविधान के मुताबिक फैसला देना होगा, पीएम को भी संविधान के मुताबिक देश चलाना होगा। हमारी पर्सनल डिग्निटी की बात करता है आर्टिकल 19। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहां कभी मंदिर थी नहीं, फिर भी वो मस्जिद के समर्थन में फैसला करेगा तो हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के भी गुलाम नहीं है, ना किसी को गुलामी करनी चाहिए, वरना देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जो भी फैसला दिया हमने उसका सम्मान किया, माना है, लेकिन उस पर टिप्पणी करना हर व्यक्ति की आजादी है। हाँ, कोर्ट का अवहेलना हम लोग नहीं करते हैं, कोर्ट का अवमानना हम लोग नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर में थी, मस्जिद बना, तो हमने कहा कोई बात नहीं, दे दो भाई। अगर देश स्टेबल होता है तो हमने एक मस्जिद दे दी। अब उसकी आड़ में अब तमाम मस्जिद छीनेंगे तो फिर हम कैसे मानेंगे बताइए? फिर तो सुप्रीम कोर्ट छीन कौन रहा है? फिर ये गलत वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। छीना किसी ने नहीं है, ये गलत वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अच्छा, दिसंबर 1992 को क्या किया था आप लोगों ने? क्या किया था? नहीं, मैं कहा था दिसंबर 1992 में, आप लोगों ने कह रहे, मैं था ही, मैं कहा था भाई साहब, मैं नहीं था। अच्छा, जिसने भी आप मेरी बात बने, आपने छीना वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? ये दर्शाता है कि आप इस देश के संविधान में, कानून में, लोकतंत्र में, न्यायालय में, सिस्टम में भरोसा नहीं करते, और आपके माइंड में अभी भी ये जज्ब है कि आपसे मस्जिद छीनी गई। और यही बात बैरिस्टर साहब कहते हैं कि आपसे एक और बाबरी छीनी जाएगी। वो उस किले को, मलिहाबाद के किले को भी बाबरी से कंपेयर कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? मुझे बताइए ना। नहीं, मेरी बात नहीं समझा, मेरी बात नहीं समझे नफीस जी, मेरी बात, अरे मेरी बात नहीं समझा। आपने वर्ड जो इस्तेमाल किया, आपने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो बहुत सस्पिशियस है। आपने कहा छीना गया, वो एक उकसावे वाली बात है, जो बात आप कह रहे हैं। रत्नाकर जी, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा अपनी बातों को रखने के लिए। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप इन्होंने लगाए हैं। अभी ये छीना गया कहना तो एक बार थोड़ा स्वीकार्य भी है, लेकिन ये बाबरी मस्जिद को शहीद का दर्जा देते हैं। क्या? शहीद का। और अभी कह रहे थे कि संविधान जो कहेगा उसको मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दिया है तो हम उसका आलोचना कर सकते हैं। आप विवेचना कर सकते हैं, आलोचना कभी नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने आलोचना किया, अगर सुप्रीम कोर्ट का, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी, विवेचना कर सकते हैं। दूसरी बात ये कह रहे थे अभी कि हम संविधान के तहत जो चीजें हैं उसको मानते हैं। अरे भाई, जब अवैध मस्जिदें जो आपने बनाया है देश भर में, अतिक्रमण करके जब उसको गिराया जाता है, तो फिर आप उस कानून का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्यों हाथों में पत्थर लेकर के और छुरे, हथियार, तलवार लेकर के आप वहां पे आ जाते हैं, प्रशासन के साथ लड़ाई करने लगते हैं, प्रशासन को बंधक बनाने का काम आप लोग क्यों करते हैं? किसने पत्थर मैं बोल रहा हूँ, जरा शांति से सुन लीजिए जरा शांति से। सर, ऐसा आप साइड पर बात कीजिए ना। पत्थर मारा आप ऐसा आपने तो मस्जिद आप सब जानते हैं, हमने कहा पत्थर मारा। और दूसरी बात, अभी सुनिए बात सुन लीजिए। इतिहास गवाह है मुगलों के समय में कितने हमारे हिंदुओं को कत्लेआम किया गया था। इतिहास गवाह है, शायद आप इतिहास जानते नहीं। और आप जो अभी आरोप लगाने का काम कर रहे थे, आपने अकबरनामा पढ़ा है? आपने अकबरनामा पढ़ा है? अकबरनामा में लिखा गया है कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम किया गया है मुगलों के द्वारा, विदेशी आक्रांतकों के द्वारा। आपको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। मसूद सलार गाजी के बारे में, मसूद सलार गाजी के बारे में अगर रत्नाकर जी पढ़ना है कि किस तरह से सलार गाजी ने क्रूरता को अंजाम दिया, उसके लिए आप किताब पढ़िए, फारसी में लिखी गई, इसका हिंदी वर्जन भी है, मिरात ए मसूदी पढ़िए। उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वो मैं ठीक मानता हूँ, उस समय जो भी आक्रांता थे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने हिसाब से फैसले करते थे। मुगलों का शासन था, उनको पूरे देश में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, बहुत तेजी से इस्लाम को फैलाना था। फाजिल जी कुछ
बुदबुदार फाजिल साहब आप बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। तलार गाजी जब आए थे, जब थे देश में, उस समय भी हिंदू थे कि नहीं थे? रत्नाकर के बाप दादा रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? तब कहाँ थे ये लोग? और दूसरी बात, आज राजीव पासवान तो कहीं से लिखवा के लाए, वही पढ़ दिए। और आज पासी जो है हिंदू नहीं है, अब पासी हो गया। अब पासी हिंदू नहीं है, वो पासी है। पासी को अलग कर दिए लोग। यही मैं कहता हूँ कि पासी अब हिंदू नहीं है, अब पासी है। फाजिल अहमद, पासी से क्या मतलब है? फाजिल अहमद हिंदू है। और सुन लीजिए, फाजिल अहमद के पूर्वज क्या थे? हिंदू थे, मुसलमान थे? कभी जानने की कोशिश की आपने? धैर्य रखिए। हाँ, बोलिए। एएसआई की बात आपने किया, वही एएसआई 10 साल पहले भोजशाला को मस्जिद डिक्लेयर किया और वो कहा कि भोजशाला का अस्तित्व ही नहीं है कि कहाँ है वो। आज वही 10 साल के बाद वही एएसआई सरकार की एजेंसी बन गई है, वो कह रही है कि नहीं ये तो मंदिर का प्रांगण है। तो एएसआई पर क्या, एएसआई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं माना बाबरी मस्जिद के मामले में। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने उठाई। मैं एक काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूं फाजिल भाई, एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। जब एएसआई ने राम मंदिर को यह कहा कि यहां पर राम मंदिर था जिसके ऊपर मस्जिद का निर्माण हुआ था, तब किसकी सरकार थी? और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किसकी सरकार में चला? नहीं, वो एएसआई सरकार किसी की भी रहे, एएसआई को तो अपना नियम नहीं बदलना चाहिए ना। वो पत्थर तो बता रहा है ना कि हम 1000 साल पुराने और राम मंदिर की रिपोर्ट देने वाले एएसआई, राम मंदिर की रिपोर्ट देने वाले एएसआई ऑफिसर का नाम क्या था? के मोहम्मद साहब थे। के मोहम्मद तो दलाल है भाजपा का, कर लीजिए। वो तो भाजपा का दलाल है। जो मुसलमान बीजेपी के साथ, देश के साथ, वो आपके लिए दलाल सुप्रीम कोर्ट ने मतलब चित भी मेरी पट भी मेरा। एक एक करके फाजिल की बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी नहीं थी। रत्नाकर जी मैं आ रहा हूँ, मेरे फाजिल की बात पूरी काफी देर हो पब्लिश नहीं है के मोहम्मद का। के मोहम्मद क्या है? वो तो दलाल है बीजेपी का। अरे भाई, जो पेपर पब्लिश नहीं, जो फाजिल अहमद के साथ वो राष्ट्रवादी, जो फाजिल अहमद के खिलाफ वो दलाल, भारत के इतिहास यही है क्या फॉर्मूला? कहीं उसका बिल्कुल वो दलाल है। उसका अरे फॉर्मूला क्या है इसका? सर्टिफिकेट कैसे लाते हैं आप लोग? के मोहम्मद को कोई अथेंटिसिटी नहीं है। सर्टिफिकेट का आधार क्या है? वो आर्कियोलॉजी का है भी नहीं। इस सर्टिफिकेट, दुनिया के इतिहास, ये दलाली वाला सर्टिफिकेट जो आप लोग छापते हैं, इसका आधार क्या है? वो इतिहासकार होता है के मोहम्मद दलाल है शुरू से। उसका अरे सर्टिफिकेट छापते कैसे हैं आप लोग? उसका एक पेपर पब्लिश नहीं किसी ने। जो फाजिल अहमद के जुबान में जुबान मिलाए वो राष्ट्रवादी, और जो फाजिल अहमद की मुखालफत करे वो दलाल, की दलाली करे वो राष्ट्रवादी। जो फाजिल अहमद से सवाल पूछे वो दलाल, पासी का है। जो एमआईएम से सवाल पूछे, जो सही को सही गलत को गलत का वो दलाल। पब्लिश नहीं किसी यूनिवर्सिटी में, उसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं मानती है। अरे ठीक है, मैं के मोहम्मद पे डिबेट थोड़ी ना कर रहा हूं। ना तो एएसआई, ना तो बाबरी मस्जिद में। अरे भाई साहब, के मोहम्मद पे डिबेट नहीं है। किसी जगह पे कोई पेपर ठीक है, क्या उसकी बात को मानता कौन? रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं? 30 सेकंड। देखिए विवेक जी, कैसा ये फाजिल अहमद नहीं, मैं इनको फजीयत अहमद कहता हूँ, ये किस तरह से अपना कंक्लूजन यहाँ पे, अरे सुन लो मेरी बात, फजीयत हो मुल्ला, फजीयत हो तुम, देश के लिए तुम्हारे जैसे लोग फजीयत ही हैं जो बिना कोई जानकारी के गलत तथ्यों के आधार पे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अभी ये बताओ एएसआई का काम क्या है? एएसआई का काम क्या है? एएसआई कभी डिक्लेयर कर सकता है कि वो मंदिर है कि मस्जिद है? ये बताओ पहले, नहीं बता पाओगे। एएसआई सिर्फ संरक्षण का काम कर रहा है, संरक्षण का काम। और जिस भोजशाला के लिए बात कर रहे थे, उस भोजशाला को सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर मंदिर माना है। ये जानकारी पूरी दो। एएसआई कोई मंदिर मस्जिद नहीं डिक्लेयर कर सकता। हो रहा था जब अयोध्या का शिलान्यास हो रहा था तो बुद्ध की मूर्ति निकली, उसमें से बुद्ध की मूर्ति निकली कि नहीं निकली अयोध्या में? नहीं, वो कहाँ पे बुद्ध की मूर्ति निकली? मुसलमानों को बुद्ध की चिंता कब से होने लग गई भाई? मुसलमानों को बुद्ध की चिंता कब से होने लगे? तो कमाल का सीन चल रहा है भाई साहब टीवी पे। ऐसा लग रहा है एकदम कोई बहुत थ्रिलर मूवी चल रही हो। फाजिल अहमद बौद्धों की चिंता कर रहे हैं। फाजिल अहमद जो के मोहम्मद को बीजेपी का दलाल बता दे रहे हैं। फाजिल अहमद कह रहे राम मंदिर के एक्सकवेशन में बुद्ध की मूर्ति निकल आई थी। और कोई दिलचस्प कहानी है आपके पास फाजिल अहमद जी? आज से नहीं, आरएसएस का पहले से दलाल है, उसको कोई
कोई मानता ही नहीं देश में। ठीक कहीं है ना, किसी का मतलब बयान इसका आता आज हो की बताने डिबेट से की। क्या लेना देना? ये किसी को आउटराइटली किसी को कुछ भी कह देना, ये तो ठीक नहीं है ना। के मोहम्मद अशोक जी और राजीव जी को स्क्रीन पे रखिएगा। अशोक जी, ये मुद्दा देखिए, ये मुद्दा अभी चलेगा और पासी समाज भी इस मुद्दे पर मैदान नहीं छोड़ने वाला है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आई, मान लीजिए बाई चांस आप लोग जीतते हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या आप यहां पर पासी समाज का हक दिलवाने का काम करेंगे या फिर आप मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे? विवेक जी, ऐसा है, अभी आपने बात में ये कहा कि जो मुसलमान भाजपा के साथ है, देश के साथ है, मतलब इसके आगे आप 2 लाइन भूल गए कि जो भाजपा के साथ है वो देश के साथ है, वो सनातन के साथ है, वो भगवान राम के साथ है, वो हिंदुत्व के साथ है। एक बार में पूरी लाइन बोला करिए। मतलब जो भाजपा के साथ वही देश के साथ है, वही सनातन के साथ, वही हिंदुत्व के साथ है, वही राम के साथ है। जो भाजपा के खिलाफ है सारे विरोधी है इनके, वो सनातन विरोधी, वो राम विरोधी, वो देश विरोधी। गजब का मतलब आप लोग कर रहे हैं भाई कहानी यहाँ पर। और दूसरी बात, भाजपा आप हमसे पूछ रहे हैं ना, हम पूछ रहे हैं सीधे सीधे कि आप भगवान, अरे सॉरी, आप गाय को माता मानते हैं? भाजपा वाले, हम लोग भी माता मानते हैं, हम तो त्रेता युग से माता मानते हैं। तो नए जो है गाय के बेटे बने हैं, नए वाले बेटे बने। हम लोग तो त्रेता युग से, भगवान कृष्ण के जमाने से गाय को माता मानते आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अभी कल कहे कि ये मुगलों से गए बीते हैं, ये संघी भाजपाई, इनके राज में भाजपा गौमांस का निर्यात भारत में सबसे बड़ा देश हो गया। जो भारत मतलब गौमांस के निर्यात में ये देश विश्व गुरु था, वह देश आज सबसे बड़ा कसाई हो गया है। ये बताइए कि ये भाजपा के लिए शर्म की बात है कि नहीं है? ये हमारे समाज के संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, आदि गुरु शंकराचार्य के रिप्रेजेंटेटिव, वो कह रहे हैं हमारे देश को कहते हैं कि महाराज योगी जी जो है वो मुगलों के समान है, वो वो औरंगजेब से तुलना करते हैं योगी जी की। और अखिलेश यादव की सरकार आने के लिए जो है वो तमाम तरह की बातें करते हैं, वो आप क्यों नहीं कह रहे हैं? उनके मन में क्या है जरा ये भी तो बताइए कि कड़वा जो आंकड़े और मीठा मीठा गप, ऐसा तो नहीं जो आंकड़े स्वामी जी ने प्रस्तुत किए, क्या हमारे देश में आदित्यनाथ, क्या हमारे देश में पिंक रिवॉल्यूशन आया कि नहीं आया भाजपा राज में? ये भी तो जरा बता दीजिए। हमारे देश में मांस का निर्यात, गौ मांस का निर्यात बढ़ा कि नहीं बढ़ा भाजपा राज में? आप गूगल कर लीजिए, पैनल में बैठे सभी लोग गूगल कर सकते हैं। क्या मोदी सरकार में हमारे देश में गौ मांस का निर्यात बढ़ा कि नहीं बढ़ा? विवेक जी आप ही बता दीजिए, आप रेफरी की भूमिका में फिलहाल यहाँ पर। तो गौ मांस का निर्यात जब बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? ये कोई आर्टिफिशियल गौ मांस पैदा कर रही है होगी, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप ही के समाजवादी सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का कॉन्सेप्ट चलता था, हमारी माता है, राज चलता था गौ मांस को लेकर के। आप बड़े स्मार्टली, बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं आप, मुझे आपके साथ बातचीत करके ऐसा लगा, बहुत स्मार्टली आप जो है मेरे सवाल से निकल गए। मैंने आपको ये भी कहा कि अगर आपकी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो क्या आप पासी समाज के साथ होंगे या मुस्लिम समाज के साथ होंगे इस मुद्दे को लेकर? विवेक जी, तो सबसे पहले हम पेपर लीक माफियाओं को जेल भेजेंगे, सबसे पहले जो खनन माफिया, कोडिंग माफियाओं को जेल भेजेंगे, हमारे छात्रों नौजवानों को भविष्य साथ खिलवाड़ करने वालों को जेल भेजेंगे, और सबसे पहले जेल उनको भेजेंगे जो भगवान राम के मंदिर से चंदा चोरी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले जेल भेजेंगे। ये हमारे सनातन के साथ अपमान हो रहा है, हमारे भगवान, हमारे आराध्य देव का पैसा चोरी कर रहे हैं सब, इनको सबसे पहले जेल भेजेंगे। राजीव पासवान जी, कि इनकी चिंता है हमारे महाराजा कंस और जो हमारे आराध्य भगवान है, इनके गुंडों के द्वारा कब्जा किया जाए तो उस पे मुद्दे पे नहीं आते हैं, बार बार ये मुद्दे से भाग जाते हैं। हमारे समाज के महाराजा कंस पासी जी को किला कब्जा किया जा रहा है, इनके जितने भी पीडीए के सांसद हैं, या तो आप बोल लीजिए या तो मैं बोलूं। हिंदू है कि पासी है? पहले बताइए, हिंदू है कि पासी है? पासी है कि मैं पासी हूँ, बताइए। पासी है, हिंदू नहीं है ना? मैं पासी हूँ, बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपने को पासी समझिए। आप नहीं, पासी हूँ, हिंदू भी हूँ, क्यों? मैं तो बोल रहा भाई, पासी की हमारी जाति पासी है, तो आप हिंदू नहीं है, हम लोग भी हिंदू नहीं है, आप हम लोग के साथ हैं, आप झूठे परेशान है। नहीं, आपके साथ कैसे भाई? आप हिंदू नहीं है, हमारा हम लोग भी हिंदू नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। अरे हमारा किला कब्जा करेंगे, अपने गुंडों से हमारा किला कब्जा कराएंगे, अपने गुंडों से हमारे पासी समाज को गोली मरवाएंगे। नहीं, आप अपने गुंडों से हमारे पासी समाज को गोली मरवाएंगे। तो हमारा भाई, आप तो दलित है, दलित भाई भाई कहीं कोई कहां से? अरे कहां से आपके भाई? आप हमारे महाराजा कंस पासी का किला कब्जा कर रहे हैं।
हमारे महाराजा कंसपासी जी का किला कब्जा कर रहे हैं। संविधान को मानते हैं, संविधान हम सबको बराबरी का हक देता है। हम लोग संविधान को संविधान को हम संविधान को मानते हैं। जितने भी आपके विधायक और सांसद हैं, हमारे महाराजा कंसपासी के हमारे महाराजा कंसपासी किला पे क्यों नहीं बोले भाई? जितने ही आपके सांसद विधायक हैं क्यों नहीं बोले हैं? क्या आपके सपासी समाज के सांसद हैं आपके पीछे में? संविधान आपका साथ देगा, हमारा संविधान। अच्छा फाजिल अहमद जी, आप अशराफ हैं या फिर अजलाफ है या अजराफ हैं? कर रहे हैं। चलता है। नहीं फाजिल अहमद जी, आप मुसलमान तो नहीं हैं अगर आप अजराफ और अजलाफ हैं? अजराफ और अजलाफों को तो आप लोग मुसलमान मानते नहीं हैं। मुसलमान हैं और दलित से मुसलमान हुए। हम तो दलित से मुसलमान हुए। हाँ, लेकिन आप तो मुसलमान है, इसीलिए मतलब आप कन्वर्टेड मुसलमान हैं, मतलब आप प्योर मुसलमान नहीं है, आप कन्वर्टेड है। हम लोग भाई भाई मैं पूछ रहा हूँ, आप कन्वर्टेड है ना, यही तो पूछ रहा हूँ। और क्या पूछ रहा हूँ? बुरा मान रहे मेरी बात का। आप सुनिए, डीएनए तो सारे हिंदुस्तानियों का एक है, नाम कुछ भी रख लीजिए। आप लोग ईरान वाले हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, जो आर्य ब्राह्मण है, हाँ। आप लोग वाले हैं। हम लोग पासवान के, हम लोग का डीएनए एक है। हम तो लोग फिर आप कन्वर्ट क्यों हो गए? आप बीच मत आइए, हम लोग समझ लेंगे अपनी बात। कन्वर्ट क्यों हो गए? फिर कन्वर्ट हो गए आपकी छुआछूत से, आपकी नहीं तो नहीं राजीव नहीं, रत्नाकर जी, राजीव जी तो कहते हैं तलवार देखकर सलवार उठाया आप लोगों ने। पंडित जी लोग हम लोगों का तिरस्कार कर रहे हैं। नहीं, अरे भाई साहब, तलवार देखकर ऐसा किया। पानी नहीं पीते हैं, हमको अपने साथ बैठने ऐसा अपने साथ सम्मान नहीं, इसलिए बदल गए। इस सवाल का जवाब दीजिए ना। रत्नाकर जी कहते हैं, राजीव जी कहते हैं, भाई आप लोगों ने तलवार के डर से कन्वर्जन किया। नफीस जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नफीस जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नफीस जी, विवेक जी देखिए, इस डिबेट में किसी भी व्यक्ति को दलाल जैसा शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। किसी का मैं सहमत हूं, उसकी अपनी आजादी है। और सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे को नकार दिया तो कोई कुछ भी कर, उससे क्या फर्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा का दावा को भी खारिज किया कि वहां पर राम मंदिर था। जहां तक पत्थर मारने के बाद बीजेपी नेता ने कि भैया हम लोग पत्थर नहीं मारते हैं, लेकिन आपने पत्थर मारकर तो बाबरी मस्जिद गिरा दी ना, वो हमें तकलीफ देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये ढांचा विवादित है, ये ढांचा गलत है, वहां राम मंदिर था, मंदिर बना लो, उससे हमें दिक्कत नहीं था। पर आपने जबरदस्ती संविधान का अपमान करके मस्जिद गिराया, इससे हमें तकलीफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि वहां पर राम मंदिर का कोई सबूत नहीं था, फिर भी वहां पर मस्जिद बनाया गया, तो हमें इस बात का भी तकलीफ है कि वाकई में जहां श्री राम जी पैदा हुए वहां पर मंदिर बना ही नहीं है। मंदिर अपने गलत जगह बना के बैठ गए हैं। तो जिस दिन मैं पीएम बनूंगा, मैं एक टीम बनाऊंगा और राम जी पैदा हुए। नफीस जी, दिक्कत इस बात की भी है कि लोगों को बाबर से मोहब्बत है, लेकिन प्रभु श्री राम में आस्था और उनसे मोहब्बत नहीं है। इस बात को लेकर भी इस बात को लेकर भी लोग आपत्ति दर्ज कराते हैं कि भाई इतना बड़ा फासला कैसे हो सकता है किसी की सोच में, या फिर जिस देश में दो समाज एक साथ, दो धर्म एक साथ रह रहे हो। मेरे पास समय सीमित है, माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा चुनाव तक शांत नहीं होगा, या हो सकता है चुनाव के बाद भी ये कोर्ट की दहलीज तक जाए और कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो, क्योंकि पारसी समाज इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। सिंहासन में फिलहाल इतना वक्त, एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।